हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फोकस है पाइथन लाइब्रेरीज। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमपाई लाइब्रेरी के बारे में। सो नमपाई पैकेज मेनली यूटिलाइज होता है एरेज को हैंडल करने के लिए। और इस ये बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे हम लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म या मैट्रिसेस से रिलेटेड ऑपरेशंस बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हैं। नमपाई 2005 में डेवलप हुआ एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स का मतलब है कि हम इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। नमपाई शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन का। और सबसे बड़ा एडवांटेज अगर नमपाई का अगर हम बोले तो वो है उसका परफॉर्मेंस। वो बहुत ही फास्ट है, राइट। कितना फास्ट है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि रफली 50 टाइम्स फास्टर देन पाइथन लिस्ट। अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को पाइथन लिस्ट में रख रहा हूँ वर्सेस वही एलिमेंट्स को अगर मैं नमपाई एरेज में रख रहा हूँ तो नमपाई एरेज मुझे 50 टाइम्स कम टाइम लेके वही ऑपरेशंस परफॉर्म करके देगा, राइट। सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आज के टाइम में हम जो भी पाइथन प्रोजेक्ट्स करेंगे यूजुअली वो रियल टाइम एप्लीकेशंस वाले होंगे, तो जिसमें टाइम बहुत ही मैटर करता है। तो अगर हमने डेटा ऐसे नमपाई एरेज में रखा है तो हमें काफ़ी एडवांटेज रहेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाएगा, राइट। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोल तो। और ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये एरेज जो होते हैं नमपाई एरेज, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूअस स्टोर हुए हैं। तो कंटिन्यूअस स्टोरेज से क्या होगा? कंटिन्यूअस स्टोरेज का मतलब क्या है? लेट्स से पहला एलिमेंट 1000 पे है और दूसरा एलिमेंट होगा 1001 पे, तीसरा होगा 1002 पे, राइट। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो 1 बाइट ही लेगा एलिमेंट, बट कहने का मतलब है जैसे ही एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट खत्म होगा उसके बाद सेकंड एलिमेंट की लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट खत्म होगा उसके बाद थर्ड एलिमेंट की लोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हर एक एलिमेंट की साइज फिक्स होगी। तो उससे क्या है कि लेट्स से मुझे पता है मुझे फिफ्थ एलिमेंट पे जाना है, तो मुझे पता है कि मुझे 4 एलिमेंट स्किप करने हैं और हर एक एलिमेंट की मुझे साइज पता है, लेट्स से x यूनिट। तो मैं सीधा 4x यूनिट जंप करके फिफ्थ एलिमेंट की लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो वो एडवांटेज रहता है कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस का, जिसकी वजह से ये क्विक एक्सेस और मैनिपुलेशन पॉसिबल है। और इसमें बहुत सारे सपोर्टिव फंक्शंस भी है। बट मैंने क्या किया है कि मैंने 2 पार्ट में इस लाइब्रेरी को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग टाइप्स के नमपाई एरेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्टिव फंक्शंस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ओके। सो सबसे पहले सबसे आसान तरीका समझते हैं नमपाई एरे को क्रिएट करने का। सो नमपाई का यूज करना है तो पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी। सो एस एन पी का एडवांटेज क्या है कि अब हर जगह मुझे पूरा नमपाई वैसा ये इतने 5 लेटर्स नहीं लिखने पड़ेंगे, जस्ट एनपी से मैं उसको रिफर कर दूंगा। लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है L1 इज इक्वल टू 10 20 30 40। सो सबसे पहला तरीका हम ये समझेंगे कि कैसे मैं जो एग्जिस्टिंग मेरा लिस्ट या टपल है उसको मैं नमपाई एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, np डॉट एरे, और अंदर एरे फंक्शन का मतलब मेनली मैं यूज कर रहा हूँ और आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ L1। सो अब क्या हो गया, ये N1 में N1 करके एक नया नमपाई एरे क्रिएट हो गया और उसको अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है ये एरे ऑब्जेक्ट है और उसमें 10 20 30 40 ये 4 एलिमेंट्स जो ऑलरेडी लिस्ट में थे वही 4 एलिमेंट्स का ये अब मेरे पास नमपाई एरे बन गया। अब मैं उसकी टाइप प्रिंट करवाऊँ तो वो नमपाई एन डी एरे वैसा लिखा हुआ आ रहा है। तो मेनली ये मुझे बता रहा है कि नमपाई का एरे है N1। अब अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जीरोथ लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है। सो ऑल आई कैन डू इज जस्ट राइट डाउन द एरे नेम, एरे का नाम लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया इंडेक्स जिसका एक्सेस मुझे चाहिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। सो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडेक्स 0 की। सो इंडेक्स 0 पे होगा मेरा 10। सो ये 10 प्रिंट होके आ गया। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे 10 नहीं चाहिए 11 चाहिए 0 पे, तो मैं N1 0 इज इक्वल टू 11 कर दिया और फिर वापस से उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो कि मॉडिफिकेशन हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने हाईलाइट किया था इंट्रोडक्शन में, वो था कि आप मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हो। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि नॉट जस्ट क्रिएशन के साथ ही आप बता सकते हो कि आपका प्रेफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस दिया है कि मैं 8 बिट्स ही दूंगा मेरे इंटीजर को, राइट। और मेरा एरे है 3579 का। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिस्ट में दिया है तो ये लिस्ट एरे में कन्वर्ट हो जाएगा और हर एक एलिमेंट के लिए मैं 8 बिट्स ही दूंगा, राइट। सो अगर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो सही से प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
अब दिक्कत क्या होगी कि 8 बिट्स ही है मेरे पास, तो ये अगर मैं बड़ा नंबर लूंगा तो वो सही से स्टोर नहीं हो पाएगा मेरे एरे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर है, -100 आ रहा है, जबकि ये नंबर तो बहुत बड़ा है। सो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसको अगर मैं सही से लिखूं, राइट, सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, 5 crores 44 lakhs 44,000 एंड देन 444, इतना बड़ा नंबर है। और आंसर में आ रहा है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ इंट 8 में, तो वो -100 ले रहा है, तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं इंट 16 ले रहा हूँ तो भी मेरे आंसर में वो जो चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा। सो एक और कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंट 16 की जगह मैं ले रहा हूँ लेट्स से इंट 64। मैं बोल रहा हूँ हर एक एलिमेंट को 64 बिट्स दे दो, राइट। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये पूरा नंबर एज इट इज कैप्चर हो गया, राइट। सो इसका क्या मतलब है, ये क्या एडवांटेज क्या है इसका, ये मेमोरी मैनेजमेंट का एडवांटेज ये है कि लेट्स से आपको पता है कि आपके पास कम स्टोरेज है और आपके पास बड़े नंबर्स नहीं आने वाले, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भाई जो आप ये एरे बनता है नमपाई में, उसकी साइज आप बोल रहे हो कि एलिमेंट की साइज सिर्फ 80 रखो, 8 बिट से रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। तो इस हिसाब से आप स्टोरेज सेव कर सकते हो, और स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जब आप ऐसी डिवाइसेस के साथ डील कर रहे हो जिसमें लिमिटेड स्टोरेज है और उसका कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको यूज करवाना है, राइट। तो उस टाइम ये काफी हैंडी रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है शेप। मैं इसको वापस से कॉल करता हूँ n2.shape। तो बेसिकली ये बता रहा है कि 4 कॉलम्स है इसमें, राइट, और रो 1 ही है। अगर मैं इसको साइज चेक करूं तो साइज बता रहा है 4, साइज मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 है। और अगर उसकी डी टाइप, डेटा टाइप अगर मैं चेक कर रहा हूं तो वो इंट 64 है, क्योंकि मैंने मॉडिफाई की थी इसलिए वो 64 हो गए। सो ये बात हुई 1D एरे की। अब हम 2D एरे की भी बात कर सकते हैं। 2D एरे के केस में पहले मैं लिस्ट जो बनेगा उसमें भी मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट बना रहा हूँ, ये मेरा पहला लिस्ट है, ये दूसरा लिस्ट है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है उसको मैं पास कर रहा हूँ मेरे एरे फंक्शन में, और वो एरे फंक्शन को कॉल करवा दिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जो पहला लिस्ट था वो फर्स्ट रो में आ गया, जो दूसरा रो लिस्ट था वो सेकंड रो में आ गया। और अगर मैं इसकी इंडेक्स बोलूँ तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। सो इसको मैं बोलूँगा 0th रो, और पहली कॉलम को मैं बोलूँगा 0th कॉलम, राइट। सो इसमें रो नंबर 0 ये है, रो नंबर 1 ये है, और कॉलम नंबर 0 में एलिमेंट 10 और एलिमेंट 40 है। कॉलम नंबर 1 में एलिमेंट 20 एंड 30 है। कॉलम नंबर 2 में एलिमेंट 30 एंड 20 है, एंड कॉलम नंबर 3 में एलिमेंट 40 एंड 10 है। ओके, तो अब मुझे एक्सेस करना है 0,0, तो 0,0 मतलब रो 0 कॉलम 0, सो इंटरसेक्शन करेंगे तो नंबर मिलेगा 10, सो 10 ही आ रहा है। अब इसका शेप पूछूंगा तो शेप, इसका डायमेंशन अगर मैं देखूँ तो बेसिकली क्या है, 2x4 है, सो वो 2x4 आ जाएगा। शेप का मतलब है कि बेसिकली हम कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है, सो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, वो शेप में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर ऑफ रोज है और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है, राइट। सो वो शेप के आउटपुट में मुझे मिलता है। साइज मतलब कितने एलिमेंट्स है, सो टोटल एलिमेंट्स 8 है इसमें, तो 8 आ रहा है साइज को कॉल करेंगे तो। और डी टाइप का तो हमें पता ही है कि इसमें डेटा टाइप मैंने बाय डिफॉल्ट, इसमें कुछ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट उसने 64 ले लिया। अब चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वो मैंने प्रीवियस सेल में दिखाया हुआ आपको कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है ना कि np डॉट, आप np डॉट इंट 8, np डॉट इंट 16, राइट। फ्लोट में भी आप दे सकते हो, राइट, बहुत सारे उसके ऑप्शंस होते हैं। सो अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट आपकी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो उसकी एलिमेंट की टाइप, राइट। सो यहाँ पे एलिमेंट की टाइप है इंटीजर 64, सो इसका मतलब है 64 बिट्स आप दोगे हर एक एलिमेंट के लिए। नाउ हम समझते हैं कि कैसे हम ऐसा एरे बना सके जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके जीरोस हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए, जीरोस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो np डॉट जीरोस, और मैंने डायमेंशन दे दिया, यहाँ पे मेरा डायमेंशन है 3x4 का, मुझे एक एरे बनाना है जिसका, या डायमेंशन की जगह बेटर वर्ड रहेगा शेप, मैंने शेप दे दिया मेरे एरे का शेप है 3x4, तो 3x4 का एक एरे बन जाएगा और जिसमें सारी एंट्रीज जीरोस होगी, या जीरोस की जगह मैं वंस भी लिख सकता हूँ। अगर मैं वंस लिखूंगा तो 3x4 का एक ऐसा एरे बन जाएगा जिसमें सारे एंट्रीज आपकी 1 होगी। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे सारी एंट्रीज इक्वल चाहिए, बट सारी एंट्रीज 1 नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, फुल का यूज कर सकता हूँ। तो np डॉट फुल, अब 3x4 का ही एरे है बट हर एक एलिमेंट मुझे 7 चाहिए,
तो मैं सेकंड पैरामीटर 7 लिख दूंगा यहाँ पे, जो भी एलिमेंट मुझे चाहिए होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे 7 चाहिए तो 7 लिख दूंगा, 5 चाहिए तो 5 लिख दूंगा। लेट्स से मैं मुझे 5 चाहिए तो मैं 5 लिख रहा हूँ। अब इसको रन करूंगा तो क्या हो गया, 3x4 का एक एरे बन गया जिसकी हर एक एंट्री है 5। अब और एक इंटरेस्टिंग तरीका एरे क्रिएशन का, जिसमें एक रेंज के अंदर के सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए। जैसे स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 10 है, एंडिंग वैल्यू है मेरी लेस देन 30 विच इज नथिंग बट 29, और 10 और 29 के बीच के सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए। सो इसके लिए मैं कॉल करूंगा ए रेंज फंक्शन का, np डॉट ए रेंज, और मेरा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और अब मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। सो आप देख पा रहे हो कि एक 1D एरे मुझे मिल गया जिसमें 10 to 29 के बीच के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। सो ये इसमें ये याद रखना है कि जो एंड लिमिट है मेरी, वो एलिमेंट एक्सक्लूड होगा। विदाउट दैट आप सारे एलिमेंट, एक्सक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, एवरीथिंग बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विल बी appeared on your screen, right, whenever you call this particular arange function. अब इसमें भी आप स्पेसिंग का भी बोल सकते हो कि मुझे ऐसा चाहिए कि 10 से शुरू करूँ, 29 पे ख़त्म करूँ, और मेरी स्पेसिंग है 5 की। सो 10, 15, 20, 25, 25 प्लस 5 करेंगे तो 30, तो वो 30 को तो एक्सक्लूड करना ही है, तो वो तो नहीं लिख सकता मैं, इसलिए ऐसा है। लेट मी ट्राई विथ 3। ओके, सो लेट्स चेक व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज दिस टू 3, राइट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। सो 10 से स्टार्ट हुआ, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 28 प्लस 3 करेंगे तो वो रेंज के बाहर चला जाएगा, इसलिए वो नेक्स्ट एलिमेंट नहीं आया, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ए रेंज फंक्शन। सो ये हमें हेल्प करेगा जब हमें कुछ, मतलब हमें पता है कि इक्वल स्पेसिंग हमें चाहिए कुछ, और हमें पता है कि स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ पे होगा, और हमें ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म हो, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं ए रेंज फंक्शन का। नेक्स्ट है रैंडम नंबर, राइट। कभी हमें ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम स्टार्टिंग लोकेशन बोल दे कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है, इन दो नंबर के बीच के 5 नंबर्स हमें चाहिए, तो उस केस में हम रैंडम को भी कॉल कर सकते हैं। तो np डॉट रैंडम, और हमें रैंडम इंटीजर चाहिए इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और फिर मैं क्या कर दूंगा, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, और कोई भी 5 इंटीजर जो इनके बीच के हो, राइट। सो यहाँ पे 97, 22, 37, 80 एंड 29, ये सारे आपके क्या हो गए, इंटीजर्स, ये दो वैल्यूज़ के बीच पे हैं, वो आ गए। फिर शेप फंक्शन हमें पता ही है कैसे चेक करना है, बट यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि आप शेप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी इसका शेप मैंने क्या रखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको मैं एक बार प्रिंट भी करवा देता हूँ n8 को, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या हो रहा है। सो पहले तो ये लिस्ट को मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया, नंपाई एरे में। अब उसका शेप प्रिंट करवा करने से पहले मैं जस्ट उसको ही प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसका प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, इट्स नथिंग बट 2x3 एरे। बट अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। सो ओके, सो अब मैं उस शेप प्रिंट करवा सकता हूँ, तो 2x3 आएगा। बट अब मैं शेप में वैल्यू चेंज कर दी, लेट्स से मैंने शेप भी वैल्यू अब 3x2 कर दी, और अब मैं n8 को प्रिंट करवा रहा हूँ। सो अब आप देखना क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो क्या हो गया, 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। तो अब एलिमेंट्स उस हिसाब से एडजस्ट हो गए, 1 2 यहाँ पे आया, फिर पहले 2 एलिमेंट फर्स्ट रो में चले गए, फिर नेक्स्ट 2 दूसरी रो में, फिर नेक्स्ट 2 तीसरी रो में, वैसे करके चेंज हो गया, राइट। सो आप ये ऐसे करके भी चेंज कर सकते हो। बाद में हम देखेंगे रीशेप फंक्शन भी है, बट आप ऐसे सिंपल असाइनमेंट से भी शेप चेंज कर सकते हो, राइट। सो अब लेट से मैंने एक और बार चेंज किया, अब 6x1 में बोल रहा हूँ, और अब प्रिंट करूंगा तो बेसिकली इस हिसाब से मेरा एरे आ गया जिसमें 6 रोज है और एक ही कॉलम है। अब कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट एरे क्रिएशन मेथड्स देखते हैं जो नंपाई हमें ऑफर करता है। एक और इंटरेस्टिंग है, वो है लीनियर स्पेस। अगर मुझे लीनियर स्पेस चाहिए, लेट्स से मुझे 1 to 9 के बीच के सारे एलिमेंट्स चाहिए इंक्लूडिंग 1 and 9, और टोटल एलिमेंट्स मेरे 9 है। सो ये क्या करेगा, ऐसे एरे क्रिएट करेगा कि जैसे जो भी नंबर्स मुझे आंसर में मिले उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो। जैसे 1 और 2 का बीच का डिस्टेंस 1 है, 2 और 3 का बीच का डिस्टेंस भी 1 है, 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस भी 1 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, लेट्स से अब मुझे 1 to 5 के बीच के एलिमेंट्स चाहिए, और मुझे डिस्टेंस चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से चाहिए मुझे लेट्स से 10, राइट। सो ये क्या करेगा, 1 से शुरू करेगा, 5 पे खत्म करेगा, और बीच में इस हिसाब से डिस्टेंस रखेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 आए उस हिसाब से वो डिस्टेंस मैनेज कर देगा। जैसे यहाँ पे 0.44 का डिस्टेंस आ रहा है, पहले 2 के बीच में 0.4 है, 0.44 है, दूसरे 2 के बीच में भी 0.44 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। वैसे करते करते टोटल 10 एलिमेंट्स हैं ये पर्टिकुलर एरे में, और
सारे पॉइंट्स मतलब जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंस मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। जैसे इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो वो 0.44 का है, इन दोनों के बीच में पहले दो के बीच में भी डिस्टेंस 0.44 का है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एम्प्टी एरे भी क्रिएट कर सकते हो। एम्प्टी एरे का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एम्प्टी तो नहीं होगा, इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने np डॉट एम्प्टी को कॉल किया हुआ है, 2x3 का एक एरे बनाया, उसको प्रिंट भी करवाया, तो आप देख पा रहे हो कि ये एरे बन गया और वैल्यूज रैंडम वैल्यूज है, राइट। सो ये जस्ट एरे क्रिएट करके कुछ दे देगा आपको, बट वैल्यूज पे आप भरोसा नहीं करो, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है उसमें, रैंडम वैल्यूज होगी। लेट्स से आपको स्ट्रक्चर कॉपी करना है, एक एग्जिस्टिंग एरिया है आपके पास और उसके जैसा ही आपको एक एरे नया बनाना है, सो एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक का आप यूज कर सकते हो। जैसे n10 है मेरे पास और n10 जैसा ही मुझे एक नया बनाना है n11, तो मैं क्या करूंगा, एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक के अंदर मैंने n10 को पास कर दिया और फिर n11 को प्रिंट किया, तो वो सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। सो अब मैं इसमें कोई दूसरा एरे पास करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं n6 है हमारे पास, n6 इस टाइप का है, 1D एरे है। अब मैं लेट्स से n6 को पास करता हूँ, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं n6 लिख देता हूँ और वापस से हम प्रिंट करेंगे n11 को, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स मिले, बट वैल्यूज कुछ अजीब है। वो डेफिनेटली n6 में जो दिख रही थी वो तो नहीं है, पर फिर भी एक बार वेरीफाई करते हैं। तो इसमें भी 7 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे भी 7 एलिमेंट्स थे। हम एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक का यूज करके भी हमें 7 एलिमेंट्स मिले, बट एलिमेंट्स की वैल्यूज कुछ अलग ही है, राइट। सो ये यूज है एम्प्टी लाइक का, स्ट्रक्चर कॉपी करता है इन शॉर्ट, राइट। अंदर के एंट्रीज कुछ अलग होगी, फिर बाद में आप असाइनमेंट अलग कर सकते हो और अपने जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप वैल्यूज इसकी मॉडिफाई कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है 11th-12th में आता है लीनियर अलजेब्रा में, जिसमें डायगोनल एंट्रीज आपकी 1 रहेगी, बाकी सारी एंट्रीज 0 रहती है। तो मुझे 9x9 का एक मैट्रिक्स चाहिए जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज 1 है, बाकी सारी एंट्रीज 0 है, तो मैं कॉल कर सकता हूँ np डॉट आइडेंटिटी फंक्शन को, और मुझे आर्ग्यूमेंट में जस्ट पास करना है कि कितने क्रॉस कितने का मुझे होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, राइट। इसमें m और n मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो यहाँ पे मैंने 9 बोला हुआ है, तो 9x9 का एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है, बाकी सारी एंट्रीज 0 है। सो ये बात हुई अलग अलग फंक्शंस की जिससे हम एरे अपना नमपाई एरे क्रिएट कर पाए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं ये पर्टिकुलर एरेस के ऊपर, और उसके लिए हमें एक्सेस करके एक कंसेप्ट होता है वो भी समझना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लेक्चर की शुरुआत में वो समझेंगे कि एक्सेस क्या होता है एरेस में, और फिर हम समझेंगे कि कौन कैसे अलग अलग एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर पाएंगे नमपाई एरेस पे। ओके, सो उसके अलग अलग फंक्शंस है वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।